हेलो दोस्तों, क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र का दूसरा अध्याय जिसका नाम सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है पंचायती राज व्यवस्था। आइए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अच्छे तरीका से जानते हैं और इसको समझते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लगते हैं इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत क्या होता है, पंचायत के अंतर्गत कैसे चुनाव किए जाते हैं, कौन कौन से लोग चुने जाते हैं, कितने स्तर का पंचायती राज व्यवस्था होता है, ये सारा चीज आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। आइए इसको अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू ढंग से अच्छे तरह कार्य करने और विकास करने के लिए एक सुनिश्चित प्रणाली है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी गांव कस्बे हैं हमारे देश के, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र अधिक हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कैसे किया जाए, इसके लिए भारत देश ने एक पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक मंत्रालय बनाया है जिसके अंतर्गत ये पूरी प्रक्रियाएं होती है और पंचायत में विकास करने का कार्य कराया जाता है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत जो अधिनियम 1992 है, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है। दोस्तों, आइए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है, जैसे कि एक पूरे सरकार को चलाने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं और उसी तरह राष्ट्रपति होते हैं। ठीक उसी तरह गांव को भी एक देश मान लीजिए, यानी कि आपका जो पंचायत है मान लेते हैं कि वह एक पूरा देश है और जो भी देश के अंतर्गत जितने भी मंत्रालय, मंत्रिमंडल और सारा चीज व्यवस्था होता है, जहां पर हर मंत्रीगण आ करके अपने क्षेत्र का भाषण देते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करवाते हैं, विधानसभा है, विधान परिषद है, बहुत सारा जो मॉडल होता है, उसी तरह सेम टू सेम मॉडल को एक पंचायत के अंतर्गत डाल दिया गया है। और पंचायत का विकास करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जैसे देश में शासन कराया जाता है, उसी तरह एक पंचायत के विकास करने के लिए शासन प्रणाली भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है और यह जो लागू हुआ था वह 73वें संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये था आपका पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य भागों का वर्णन करें, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे चलता है इसके बारे में अच्छे से समझना है। दोस्तों, एक पंचायत को चलाने के लिए, यानी कि एक पंचायत का विकास करने के लिए बहुत सारा नियम प्रणाली है जिसके अंतर्गत 3 स्तरों पर बांटा गया है। एक पंचायत का विकास करने के लिए 3 भागों में पंचायती राज व्यवस्था को। सबसे पहला जो भाग है उसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, ये भी एक पंचायत का ही विकास करती है। ठीक उसी तरह थोड़ा सा पंचायत से ऊपर उठ करके पंचायत समिति होते हैं और फिर पंचायत समिति के जो ऊपर होते हैं वो होते हैं जिला परिषद। इन तीनों का काम होता है ग्राम पंचायत का विकास करना, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों का विकास करना इन तीनों का काम होता है। आइए एक एक करके सभी को अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है इसमें ग्राम पंचायत, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर, यानी कि सबसे निचले स्तर की जो संस्था होती है उसे हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 तरह का चुनाव होता है, यानी कि 2 लोग विशेष तौर पर चुने जाते हैं। वैसे तो इन ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे लोगों का चुनाव होता है, लेकिन मुख्य 2 लोग होते हैं, एक होते हैं मुखिया और दूसरे होते हैं सरपंच, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके पंचायत का विकास करने के लिए ग्राम पंचायती स्तर पर हम लोग मुखिया और सरपंच को चुनते हैं। दोस्तों, मुखिया और सरपंच का लगभग एक ही तरीका का कार्य होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इनका बंटवारा भी हो जाता है। कभी कभी हम लोग सरपंच को ही कहीं पर मुखिया बोल देते हैं, या जहां पर मुखिया का चुनाव होता है वो अधिकतर सरपंच का कार्य करते हैं। लेकिन हमारा जो बिहार है यहाँ पर मुखिया और सरपंच दोनों चुने जाते हैं। दोस्तों, खास तौर पर देखा जाए तो मुखिया का जो कार्य होता है वह विकास का कार्य होता है, यानी कि वह विकासात्मक कार्य करते हैं। जैसे कि अगर किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है, यानी कि घर के लिए नहीं पैसा मिला है, तो उसका व्यवस्था करवाना, सड़क व्यवस्था का सुचारू ढंग से नहीं सड़क व्यवस्था हो रहा है तो उसका करवाना, माने
जो भी विकास का कार्य हो रहा है, स्कूली शिक्षा से लेकर के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जितना भी विकास का कार्य एक पंचायत में होता है वह मुखिया का कार्य होता है। उसी तरह से सरपंच का कार्य न्याय व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। हम लोग के बिहार में और भी अन्य जगह पर अलग अलग इनको कार्य बांटा जाता है। तो सरपंच का मुख्य तौर से कार्य होता है कि न्याय व्यवस्था लागू करना, ग्राम कचहरी का स्थापना करना और ग्राम कचहरी के अंतर्गत लोगों के लड़ाई झगड़े और जो भी मुकदमे हैं उनका सुनवाई करना और अपने स्तर पर उनका जो भी सजा होता है वो भी देना। इसका एक बहुत बड़ा नियम प्रणाली है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत में जो मुख्य तौर से दो लोगों का चुनाव होता है, एक मुखिया का और एक सरपंच का। इसी के अंतर्गत पंच भी आते हैं, वार्ड सचिव भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। दोस्तों, इनके लिए एक सरकारी कार्यकर्ता भी होते हैं जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिनको हम लोग पंचायत सचिव कहते हैं। पंचायत सचिव जो होते हैं वह सरपंच और मुखिया के अंतर्गत रहते हैं, यानी कि इनके साथ मिल करके पंचायत का विकास करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये पंचायती जो व्यवस्था है उसको आप ग्राम पंचायत के स्तर पर अच्छे तरीका से समझ चुके हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत से ऊपर का जो संस्था होता है उसको हम लोग पंचायत समिति कहते हैं। दोस्तों, पंचायत समिति जो होते हैं वह मुख्य तौर पर पंचायत से ऊपर प्रखंड स्तर पर कार्य करते हैं। यानी कि एक प्रखंड कैसे बनता है, बहुत सारे पंचायतों को मिला करके एक प्रखंड बनता है, जिसको हम लोग ब्लॉक भी कह सकते हैं। ब्लॉक में लोग जाते हैं काम करवाने, सिंपल भाषा में। तो प्रखंड स्तर पर जो पंचायत के विकास करने का कार्य होता है वह कौन करता है, तो जो उस पंचायत से समिति जीता हुआ होता है वह करता है। दोस्तों, समिति में से दो लोगों का चुनाव होता है जो कि प्रखंड स्तर पर कार्यालय में कार्य करते हैं। उनको प्रमुख और उप प्रमुख कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष ढंग से चुनाव होता है इसका। और वह जो है प्रमुख होते हैं और उप प्रमुख होते हैं, वह किसके साथ मिलकर के कार्य करते हैं, तो दोस्तों आप लोग बीडीओ का नाम सुने होंगे। जो प्रखंड स्तर पर बीडीओ होते हैं वह किनके साथ मिलकर के कार्य करते हैं, तो प्रमुख और उप प्रमुख के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। और प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, तो जितने भी प्रखंड में पंचायत हैं उनमें से ही जो समिति जीते हुए होते हैं उन्हीं समिति में से एक आदमी को प्रमुख और एक आदमी को उप प्रमुख बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों पंचायत समिति जो कि प्रखंड में रह करके कार्य करते हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जो होते हैं इनके ऊपर का उच्च स्तरीय एक संस्था है जिसका नाम है जिला परिषद। दोस्तों, जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वह जिला में रह करके कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, यानी कि जिला परिषद को क्यों चुना जाता है, तो इसको समझिए। दोस्तों, पंचायत में जो मुखिया होते हैं, जो कि मुखिया और सरपंच पंचायत का विकास करते हैं, ठीक उसी तरह प्रखंड स्तर पर जो समिति जीत के गए होते हैं वह समिति भी विकास का कार्य करते हैं पंचायत के लिए। और मुखिया यानी कि पंचायत और प्रखंड स्तर को जिला से कनेक्ट करने का जो कार्य होता है उसको हम लोग कहते हैं जिला परिषद। जिला परिषद के सदस्य जो जीते हुए होते हैं उनका मुख्य कार्य ये होता है कि जितने भी उस जिले के अंतर्गत पंचायत है उन पंचायतों में क्या कार्य हो रहा है और क्या कार्य होना चाहिए, इसका निश्चित मार्गदर्शन पंचायत के जो भी मेन सदस्य जीते हुए हैं उनको देना और समिति को देना। और इसके साथ साथ जो भी कार्य हो रहा है राज्य सरकार को भी बताना और केंद्र सरकार को भी बताना। ये मुख्य तौर पर एक जिला परिषद का कार्य होता है। दोस्तों, जब जिला परिषद का चुनाव होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जिला परिषद कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, कई पंचायतों को मिलाकर के एक प्रखंड जैसे बनता है, उसी तरह से दो प्रखंड बहुत सारे पंचायतों को मिलाकर के एक जिला परिषद का क्षेत्र घोषित किया जाता है। और एक जिले में बहुत सारे जिला परिषद के क्षेत्र होते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में से बहुत सारे जिला परिषद जीत करके राज्य में कार्य करते हैं। तो जो जिला परिषद होते हैं वह जिला परिषद में से ही एक मुख्य जो कार्यालय होता है, जो कि जिला परिषद का कार्यालय एक जिला में होता है, उनमें से चुन करके जाते हैं। उनको अध्यक्ष बोला जाता है या उप अध्यक्ष बोला जाता है। दो लोगों का अप्रत्यक्ष ढंग से चुनाव होता है, उनका चुनाव वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है। तो जिला अध्यक्ष, कहीं कहीं पर आप लोग गाड़ी पर देखे होंगे कि जिला अध्यक्ष जा रहे हैं। तो जिला अध्यक्ष और जिला उप अध्यक्ष जो होते हैं वह एक जिला में रह करके कार्य करते हैं और सभी पंचायतों का देखभाल करते हैं।
दोस्तों, जिला अध्यक्ष जो होते हैं, जो कि जिला परिषद से ही चुने जाते हैं, उनका एक मुख्य सरकारी अधिकारी भी होता है जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसको हम लोग डीएम कहते हैं। जो डीएम होते हैं वह जिला अध्यक्ष के साथ मिल करके पंचायत के विकास कराने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 स्तर के पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे तरीका से समझ चुके हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई और यह किसने किया। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वह 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत कराई थी। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ है वह क्यों लागू हुआ है, क्या चीज का विकास करने के लिए, कौन कौन से कार्य करने के लिए हुआ है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, एक पंचायत में बहुत सारे लोग जीत करके आते हैं, जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, जिला परिषद हो गए, पंचायत समिति हो गए, उसके बाद वार्ड सदस्य हो गए, सचिव हो गए। बहुत सारे लोग को सरकार के द्वारा भी नियुक्ति कराई जाती है। उसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से बहुत सारे लोगों का चुनाव होता है। सिर्फ किस लिए चुनाव होता है? तो एक पंचायत का विकास करने के लिए। तो कौन कौन से विकास कार्य हैं जो कि एक पंचायत को और अच्छा पंचायत बना सकते हैं इन लोगों के कार्यों के द्वारा? आइए इनको एक एक करके अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले पंचायत में कानूनी व्यवस्था अच्छा से लागू हो, यानी कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, सरकार के द्वारा बनाए गए जो भी नियम प्रणाली है वह पंचायत में लागू होने चाहिए। यह सबसे प्रमुख कार्य होता है किसी भी पंचायती राज व्यवस्था का। इसी के अंतर्गत बहुत सारे कार्य हैं। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत सबसे पहले पंचायत में जो गरीबी है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास करना, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था में लागू होता है। दूसरा सबसे प्रमुख कार्य है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यानी कि केंद्र में प्रधानमंत्री हो या राज्य में मुख्यमंत्री हो, इनके द्वारा बहुत सारे योजनाएं बनाई जाती हैं जो कि जनता के लिए महत्वपूर्ण योजना होती है। उन योजनाओं को लोगों को बताना और उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये पंचायती राज व्यवस्था का सबसे प्रमुख कार्य है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे प्रमुख एक और कार्य है जिसका नाम है न्याय व्यवस्था लागू करना, यानी कि एक पंचायत में अच्छे तरीका से न्याय व्यवस्था लागू होता है तो एक जाति दूसरे जाति से संघर्ष नहीं कर सकते हैं, एक लोग दूसरे लोगों से संघर्ष में नहीं आते हैं, जिससे कि सरकार को भी अपना शासन चलाने में बहुत फायदा मिलता है। इसीलिए न्याय व्यवस्था लागू करने के लिए हर पंचायत में सरपंच को जिताया जाता है और सरपंच के द्वारा ग्राम कचहरी का गठन करके लोगों का जो समस्या है उसको सुन करके उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। दोस्तों, इसका अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ग्रामीण स्तर पर लोगों का क्या अधिकार होता है, यानी कि उसके राज्य के लिए, देश के लिए उसका कुछ मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार क्या है, ग्रामीण लोगों को बताना और उसको संरक्षित रखना ताकि गांव और देश में सौहार्द की भावना बनी रहे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं, जैसे कि ग्राम स्तर पर 3 प्रकार के शासन प्रणाली को हमने आपको इसी वीडियो में बताया है, जैसे कि ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर। तो ये तीनों स्तर पर जो पंचायत का विकास करने का कार्य कहा गया है, इसको अच्छे तरीका से किसी भी पंचायत में लागू करना और उसका सही ढंग से उपयोग करना, और उपयोग के साथ साथ हर स्तर पर एक सभा होना चाहिए। सभा में क्या होना चाहिए कि क्या विकास हो रहा है और क्या विकास करना है, ये सभी चीज़ों पर अच्छे तरीका से बहस करना, लोगों का समस्या समझना, सुनना और फिर उसको सरकार के पास पहुंचा करके उसका कार्य को पूरा करवाना, ये महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी पंचायत में, किसी भी पंचायती राज व्यवस्था के लिए। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि जहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है तो वहाँ जो भी लोग कार्यरत हैं, जो भी लोग सरकार के अंडर हैं या चुनाव करके आए हैं, तो जब भी चुनाव की प्रक्रिया हो, उस चुनाव की प्रक्रिया को अच्छे ढंग से निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना और जनता को सही रूप से प्रदर्शित कराना कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, उनको अच्छा पता चल जाए। तो पंचायती राज व्यवस्था में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताए हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। इस वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।